आज सासाराम से कांग्रेस ने अपने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी। इसका नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन इसे महागठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक की यात्रा बताया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी अपने लिए या कांग्रेस के लिए कोई जमीन तलाश रहे हैं बिहार में? क्योंकि पहले से ये सवाल उठने लगे कि इस यात्रा के माध्यम से महागठबंधन को या इंडिया ब्लॉक को ऊपर लाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और वो महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और आज जो कुछ भी सासाराम की धरती पर हुआ, जो भाषण दिया राहुल गांधी ने, जो संबोधन दिया, उस दौरान कई बातें खुलकर सामने आई। उन्होंने दावा किया, पहला तो उन्होंने दांव खेला आरक्षण का, दूसरा दांव खेला कि अरबपतियों के हाथ से खेल रही है बीजेपी, तीसरा जो उन्होंने दांव खेला कि जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जो तादाद बढ़ी वोटर की, जो नए वोटर करीब 1 करोड़ नए वोटर जुड़े, तो उसका जो रहस्य उन्होंने बनाया, जो बताया कि चुनाव आयोग ने न जाने क्या जादू की छड़ी घुमाई और ऐसा हो गया। तो आखिरकार ये जो 3 मुख्य बिंदु है, उसके पीछे राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है, उनके तर्कों में कितनी सच्चाई है, तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सासाराम की धरती से जब बिगुल फूंका गया महागठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा का, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब एकजुट होकर के इंडिया ब्लॉक आने वाले बिहार के चुनाव में कुछ करिश्मा करने जा रहा है। लेकिन मंच पर जो मौजूद तेजस्वी यादव की बात कर ले, मंच पर मौजूद मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, मंच पर मौजूद राहुल गांधी की बात कर ले, मंच पर मौजूद लालू यादव की बात कर ले, तो जो सब लोगों ने मिलकर के जो समा बांधने की कोशिश की, उसमें भी बिखराव नजर आया। हालांकि लालू यादव जी को इमोशनल कार्ड की तरह से खेला गया। तेजस्वी यादव जी ने अपने बयान के दौरान कहा, मतलब जो भाषण वो दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने मना किया है लालू यादव जी को, लेकिन फिर भी आपके बीच में मौजूद हैं। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा कि डॉक्टर ने मना किया है भीड़ में जाने से, फिर भी लालू यादव जी यहाँ मौजूद है। यानी कि एक तरीके से इमोशनल कार्ड खेला गया और भीड़ को जुटाने की तरफ जो है लालू यादव की भूमिका भी एक बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि उनके भी फैंस की एक पूरी लिस्ट है, अनुयायियों की पूरी लिस्ट है। तो कुल मिलाकर के वहां पर जब बयानबाजी का दौर चला, जब भाषणों का दौर चला, तो वहां पर दिख रहा था कि सबके अपने अपने निहित स्वार्थ हैं। तेजस्वी यादव जब भाषण देने आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से बोले, इंडिया ब्लॉक को आगे ले जा करके बात करें। लेकिन जब मुद्दे की बात आती है तो वो ये बताते हैं कि मैंने चीनी मिल खुलवाए, मैंने कहा कि रोजगार दिया जाना चाहिए, मैंने ऐसा कहा कि इस तरह से विकास होना चाहिए, और उसी की नकल की है नीतीश सरकार ने। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इंडिया ब्लॉक की ये सोच थी, इंडिया ब्लॉक इस तरीके से सोच रही थी, बल्कि उनकी जो सोच थी वो या तो आरजेडी तक सीमित हो रही थी या फिर वो मैं पर सीमित हो रही थी। तो हालांकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा तेजस्वी यादव के बयानों की बात नहीं होगी, क्योंकि जो वोटर अधिकार यात्रा का चेहरा बने हैं वो है राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिए उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने बयान दिया कि वोट की चोरी हो रही है, एनडीए सरकार चोरी करवा रही है, चुनाव आयोग उसका जो है पालन कर रही है, आंख मूंद करके सुन रही है, वही कर रही है जो एनडीए सरकार कहती है। तो अब यहां पर उन्होंने जो एक बड़ा सवाल उठाया, पहले तो महाराष्ट्र का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने बढ़त बनाई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में यह बढ़त बनी, और उसके बाद विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बैकफुट पे पहुंच गई इंडिया गठबंधन, वो बड़े सवाल खड़े कर रही है।
और उसके पीछे जो राहुल गांधी ने जो तर्क दिया, वो तर्क ये था कि जो लोकसभा का चुनाव होता है मई 2024 में चुनाव होता है, उसमें इंडिया ब्लॉक बड़ी पार्टी के बड़ी गठबंधन के तौर पे सामने निकल करके वो आ जाता है। लेकिन यही इंडिया ब्लॉक जब 20 नवंबर को विधानसभा का इलेक्शन होता है, उस वक्त वो पिछड़ जाती है। वहां पर ये गठबंधन जो है वो बीजेपी और शिवसेना के हाथों से पिछड़ती नजर आती है। अब इस पे जो पूरा दारोमदार जो फूटा, जो राहुल गांधी ने कहा कि इसके पीछे जो थी एक बड़ी साजिश थी, वो थी बीजेपी, और जो एनडीए की बात कर ले तो उसके इशारे पर चुनाव आयोग ने 1 करोड़ नए मतदाता को जोड़ दिया, और वो 1 करोड़ नए मतदाता जो हैं वो सीधे सीधे बीजेपी के पाले में गए, और इसलिए वहां पर विधानसभा चुनाव में जो इंडिया ब्लॉक है उसको हार का मुंह देखना पड़ा। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि हमें जो लोकसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत मिला था वही विधानसभा चुनाव में भी मिला, लेकिन हम हार गए, और ये पूरा 1 करोड़ जो नया मतदाता था वो बीजेपी के खेमे में चला गया, शिवसेना के खेमे में चला गया। तो ये कैसे हुआ? ये 1 करोड़ लोग बढ़े कैसे? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि अगर हम महाराष्ट्र की आबादी की बात करें तो वहां कुल आबादी करीब 12 करोड़ है, और वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो है 16%। अगर 16% के हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो ये आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ 90-96 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जब जनसंख्या वृद्धि दर इतना है, ये एनुअल की बात हो रही है, अगर हम 6 महीने की बात करें, क्योंकि मई से नवंबर के बीच में 6 महीने का गैप था, तो उसमें अगर जनसंख्या वृद्धि को जो है हम आधी कर दें तो वो आंकड़ा करीब 96 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में आता है। तो राहुल गांधी जी जिस जादुई छड़ी की बात कर रहे थे, वो जादुई छड़ी यहां पे छिपी हुई थी, और चुनाव आयोग ने यहां से 1 करोड़ मतदाता उठाया था। यानी कि ये जो 1 करोड़ मतदाता थे, ये बिल्कुल ही कह लें कि प्राकृतिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से जो हर साल जुड़ते हैं। हमेशा इलेक्शन से पहले जब करेक्शन होता है लिस्ट में, तो इस तरह के नए मतदाता जुड़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ये नहीं बता पाए कि वो जो 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े वो पूरे के पूरे बीजेपी और शिवसेना के खेमे में कैसे गए, वो रिकॉर्ड कहां से इनको मिला, ये बात समझ से परे है। क्योंकि ये बात भी है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो केंद्रीय मुद्दों पर आधारित होते हैं, और विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दे या राज्य स्तर के जो मुद्दे होते हैं उस पर आधारित होते हैं। तो कई बार जो विचारधारा है वो बदलती है और मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती है। लेकिन राहुल गांधी ये दावा करते रहे कि नहीं जी, वो 1 करोड़ जो मतदाता हैं वो एक तो जादुई तरीके से जुड़ गए। तो जादुई तरीके से कैसे जुड़े वो मैंने आपको बता दिया, और उन्होंने पता नहीं कहां से आंकड़े निकाले कि वो 1 करोड़ जो है वो पूरे के पूरे बीजेपी और शिवसेना के खाते में चले गए। ये तो खैर सवाल उठेंगे इस पे भी कि कहां से वो आंकड़ा आया। अब दूसरा सवाल जो उन्होंने किया वो ये था कि आरक्षण का लाभ वो अगर वो सरकार बना लेते हैं बिहार में, तो आरक्षण का लाभ वो 50% का जो एक बैरिकेड है उसको तोड़ देंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वो जिस संविधान की प्रति को दिखा दिखा करके बोल रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है और इस संविधान को बचाना है और इस संविधान की अनदेखी की जा रही है, और उसी संविधान को हाथ में रख लेकर के वो ये दावा कर जाते हैं कि ये जो आरक्षण की सीमा है उसको हम तोड़ देंगे। यानी कि उसी संविधान की अवहेलना कर जाते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर जाते हैं जिनका जिम्मा है इस संविधान की रक्षा करना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही वो बैरिकेड लगाया है 50% का। तो क्या सरकार बनते ही वो सुप्रीम कोर्ट पे भी चाबुक चला देंगे? क्या सरकार बनते ही वो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर देंगे? क्या सरकार बनते ही वो ऐसी व्यवस्था लगा देंगे कि जो अगड़ी जाती है उसके लिए कुछ बचे ही ना, यानी कि जो भी है वो पूरे तरीके से आरक्षण को लागू कर दिया जाए? अगर संविधान की इतनी ही परवाह है तो संविधान में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात होती रही है।
अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट जारी करती है, उसके हिसाब से बातें होने लगती है, उसके बाद फिर क्रीमी लेयर का मुद्दा उठता है, तो उस वक्त कांग्रेस खामोश रहती है और इस खामोशी के बाद आरक्षण फलता फूलता गया। जबकि उसी संविधान जिसकी दुहाई राहुल गांधी दे रहे हैं, उसी संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यह आरक्षण हमेशा के लिए नहीं होगा, बल्कि जब सामाजिक रूप से पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, जब सामाजिक एकरूपता आ जाएगी, तो ये सारी चीजें एक खास पीरियड के लिए इस आरक्षण को लागू किया गया था और ये माना गया था कि इस पीरियड के बाद इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन उसी संविधान में कई बार संशोधन किया गया, इसी कांग्रेस की सरकार ने किया संशोधन, और संशोधन करके बार बार आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाया गया, उसके तरीके को आगे बढ़ाया गया। अब सवाल यह उठता है कि जब ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही केंद्र में, तो आखिरकार उस लक्ष्य को हासिल क्यों नहीं किया गया? क्यों सामाजिक एक रूपता नहीं आ पाई? क्यों आरक्षण को हटाने की तैयारी नहीं की गई? क्या आरक्षण केवल वोट पाने का एक जरिया बन गया है? क्या आरक्षण हमेशा राजनीतिक टूल्स के तौर पे काम आएगा? तो इस तरीके से जो बयान दिया उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति को लेकर के, तो इस पर भी सवाल उठने लाजमी हैं। और अब बात आती है कि उन्होंने कहा कि भाई ये सब कुछ जो है कुछ अरबपतियों के इशारे पर होता है। बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है और वो आप लोगों का पैसा, यानी कि जो आम जनता है उसका पैसा उगाहती है, और वो पैसा जो है वो गिनती के 5-6 अरबपतियों के पॉकेट में चला जाता है। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? अगर मैं सच मान लूं कि राहुल गांधी जी का जो आरोप है वो बिल्कुल सच है, तो क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या अरबपतियों से कांग्रेस की नजदीकियां नहीं रही है? क्या अगर हम बिल्कुल ही इतिहास पे चले जाएं, तो क्या मोहनदास करमचंद गांधी जो बापू हैं, जो महात्मा गांधी हैं, उनके अगर बहुत खास लोगों की बात की जाए तो उनके बहुत खास में से थे घनश्याम दास बिड़ला। जी हाँ, वही बिड़ला जो उद्योगपति, क्योंकि जब तक रिलायंस की बात नहीं होती थी, जब तक अडानी ग्रुप की बात नहीं होती थी, अंबानी ग्रुप की बात नहीं होती थी, तब तक अगर किसी बिजनेसमैन की बात की जाती थी तो यही कहा जाता था कि टाटा बिड़ला। तो बिड़ला से जो नज़दीकी थी वो गांधी जी की भी थी। और अगर आखिरी वक्त की बात करें तो जब वो उनकी हत्या कर दी गई महात्मा गांधी की, तो उससे पहले के जो कुछ महीने हैं उन्होंने बिड़ला हाउस में ही बिताया था। और उसके बाद से जो उद्योगपति हैं, जो कि वाकई किसी भी देश के विकास के लिए एक पिलर का काम करते हैं, एक स्तंभ का काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये जरूरी होता है, उस सरकार के लिए जरूरी होता है कि ऐसे उद्योगपतियों को अपने साथ लेकर के चले और उनकी योजनाओं के हिसाब से जो सरकार की नीतियां हैं वो तय करें। अगर धीरू भाई अंबानी की बात कर लें तो उनकी नजदीकियां इंदिरा गांधी से छिपी नहीं है, क्योंकि कई मौकों पर वो इंदिरा गांधी के साथ नजर आए और कई मौकों पर धीरू भाई अंबानी के कंपनी को सरकार ने जो समर्थन दिया और उनके कई योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो ये हो सकता है कि एक सरकार की मजबूरी भी हो कि अगर विकास की बात करनी है तो हमें उद्योगपतियों को साथ लेकर के चलना होगा। उसके बाद की बात करें, अगर हम टाटा के साथ नजदीकियों की बात करें तो वो भी काफी नजदीकियां रही उस वक्त की केंद्र सरकार यानी कांग्रेस सरकार की। और उसके बाद जिस तरीके से मनमोहन सरकार की बात कर लें, क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो ये कही जा सकती है बात की पुरानी गलतियों को दोहराना अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर हम मनमोहन सरकार की बात कर लें जिसमें सोनिया गांधी एक उस के नेतृत्व करने की पोजीशन में थी, यानी कि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे नजर आ रहे थे, जो कि आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन सोनिया गांधी वहां पर नीति निर्धारक की भूमिका में जरूर थी। तो उस दौरान क्या हुआ, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो जो कांग्रेस का शासन रहा 2014 से पहले तक के, अगर आखिरी 7 साल की बात करें तो 7 साल में अनिल अंबानी के ग्रुप को केवल 1 लाख करोड़ की योजना दी गई। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया तमाम योजनाओं के माध्यम से। अनिल अंबानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी थी उसको एक साथ 11 हाईवे के निर्माण की अनुमति दे दी गई। और सबसे बड़ी बात यह कि जब मुकेश अंबानी की बात आती है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि अंबानी और अडानी जो हैं वो बीजेपी के बहुत करीबी हैं,
तो आपको बता दूं कि ये वही मुकेश अंबानी हैं और ये वही अनिल अंबानी हैं जिनकी कंपनी को, जो रिलायंस रिटेल की बात कर लें, उसकी अनुमति मनमोहन सरकार ने दी थी और जो 2006 में वो अनुमति मिली और उस वक्त करीब 25,000 जो डॉलर है उससे इस कंपनी की शुरुआत की गई और आने वाले 5 साल में यानी 2011 आते आते अगर इसके स्टेक की बात कर लें तो इसकी कमाई केवल 1 अरब डॉलर क्रॉस कर गई थी। तो सोचिए कि किस तरीके का सपोर्ट दिया जा रहा था। अगर मुकेश अंबानी के 4G की बात कर ले, अगर उसके पूरे मोबाइल नेटवर्क की बात कर ले, तो यह सब कुछ हुआ था उसी दौरान जब कांग्रेस की सरकार थी। और अडानी ग्रुप की बात कर ले, गौतम अडानी की बात कर ले, तो इनकी नजदीकी रॉबर्ट वाड्रा से छिपी हुई नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर लें, अगर हम इधर हाल के वक्तों की बात कर लें, तो हाल के दिनों में 2021 के आसपास की बात कर लें तो उन दिनों चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार हो या फिर हम भूपेंद्र उनकी बात कर लें, बघेल जी की बात कर लें जो छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी, तो वहां पर कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसी अडानी ग्रुप को दिए गए। चाहे वो सोलर पार्क की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ में और दूसरे एनर्जी विकल्प की बात कर लें, तो इसी अडानी ग्रुप को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। तो क्या उस वक्त ये नजदीकी राहुल गांधी जी को नजर नहीं आ रही थी? तो कुल मिलाकर के उन्होंने जो तमाम दावे किए, जो तमाम ये आरोप लगाए, वो आरोप अपने आप में बहुत ही संजीदा आरोप हैं और इस आरोप की गहराई में जाकर अगर खुद राहुल गांधी देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि इतिहास कांग्रेस का भी उतना सफेद नहीं है जितना वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात कि इस वोटर अधिकार रैली के माध्यम से वो किस तरह से अपनी राजनीतिक धरातल को वापस पाना चाहते हैं, तो उसका भी एक स्वरूप देखने को मिला, क्योंकि वो ये कह रहे हैं, इवन जो वोट अधिकार यात्रा जो शुरू होने वाली थी उससे एक दिन पहले यानी कि कल कांग्रेस की तरफ से यह आधिकारिक बयान आया कि हम उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित हैं, उनका नाम इस जो वोटर लिस्ट है उससे हटाया गया है, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस एक बार फिर से उन वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है जो वोट बैंक हर तरीके से एनडीए के पाले में झुकता हुआ नजर आ रहा है। अगर मुस्लिमों की बात कर लें तो वो आरजेडी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है वो पूरा वोट बैंक। लेकिन अगर पिछड़ा की बात कर लें, चाहे वंचितों की बात कर लें, तो अगर एनडीए में जेडीयू है, बीजेपी है, चिराग पासवान है, हम है, तो ये तमाम पार्टी जो है ये ऐसे ही वोट बैंक को अपने पाले में लेकर कर आते रहे हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि हम वोटर का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो राजनीति कर रही है उन पिछड़े तबकों की, वो वंचित तबके की, वो जो अति पिछड़ा तबका है उसकी बात कर रहे हैं, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति की बात कर लें, चाहे अल्पसंख्यकों की बात कर लें। तो ये वो तबका है जिसकी राजनीति करके राहुल गांधी ऐसा चाह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाए और कोशिश तो ये भी होगी कि कांग्रेस को उसमें अगुवाई करने का मौका मिले। यानी कि राहुल गांधी इसमें चाह रहे हैं कि उनका कोई नुमाइंदा जो है वो वहां पर डिसीजन मेकर की भूमिका में आ सके। तो यही पूरा लबोलुआब है और दूसरे दिन जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो उसमें और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी तमाम जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।